जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि डिंग लुई इस बात से इनकार कर देता है कि उसके घुटने पर कभी कोई एरो लगा भी था। डिंग लुई की इस बात को सुनकर जुआन यहाँ से जाते हुए बोलता है, वास्तव में मुझे आपके हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वापस जाकर वही करना चाहिए जो आप कर रहे थे। फिर बोलता है, बाय द वे, कुछ दिनों में जियांगू का एक ग्रुप इस जगह से होकर जाएगा। उनके पास प्योर आइस जेड है जो आपके घुटने को ठीक करने में मदद कर सकता है। और वहाँ से जाते हुए बोलता है, मुझे विश्वास है कि आप उनका स्वागत अच्छे से करेंगे। जुआन को जाता देखकर डिंग लुई घबराते हुए अपने मन में बोलता है, 20 साल पहले जब मैंने स्काई मैंशन को छोड़ दिया था तब उन लोगों ने मेरे घुटने पर एक पावरफुल एरो से अटैक कर दिया था। तब से मैं इस दर्द को झेल रहा हूँ। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसे इसके बारे में पता है। और यहाँ पर जुआन तेज़ी से भागते हुए अपने मन में बोलता है, वह सिचुएशन कितना awkward था। ऐसा लगता है कि मैं साइड क्वेस्ट को लेने का आदी हो गया हूँ। तभी जुआन को एहसास होता है कि उसने अभी कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये पता चलने पर जुआन घबरा जाता है और बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं अभी गेम खेल रहा हूँ। डिंग लुई मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं देगा, बल्कि मैंने उससे उसके घुटने की चोट के बारे में पूछकर मैंने खुद को ही एक्सपोज कर दिया है। ये सब पता चलने पर जुआन और भी तेज़ी से भागने लगता है और बोलता है, यह तो बहुत बुरा हुआ, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर हमें सी मैंसन का सीन दिखाया जाता है जिसे जुआन ढूंढ रहा था। फिर जुआन को दिखाया जाता है जो सी मैंसन के अंदर होता है, जहाँ पर कोई पर्सन जुआन को रास्ता दिखाते हुए बोल रहा होता है कि सर प्लीज़ यहाँ से आइए, मास्टर इसके आगे ही हैं। और यहाँ पर जुआन इस मैंसन की खूबसूरती को देखकर बोलता है, बहुत खूब, तो यह एक अमीर आदमी की दुनिया है। अभी तक मैंने जितने भी कोर्टयार्ड को देखा है उनमें से यह कोर्टयार्ड ज़्यादा लग्जरियस है, मीन्स ब्यूटीफुल है। जुआन की इस बात को सी कियान सुन रहा होता है और रिप्लाई देते हुए बोलता है, मेरे फ्रेंड, क्या तुम्हें मेरा कोर्टयार्ड पसंद आया? सी कियान की इस बात को सुनकर जुआन बोलता है, तो वह मुझे सुन रहा था। फिर जुआन सी कियान के पास आ जाता है और उससे बोलता है, आपका धन्यवाद मुझसे मिलने के लिए। फिर सी कियान का सर्वेंट उससे बोलता है, मास्टर, मैं इस जेंटलमैन को यहाँ पर ले आया क्योंकि इसने कहा कि इसके पास आपसे मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर है। जिस पर सी कियान अपने ब्रश को नीचे रखते हुए बोलता है, हम लोगों के पास डिस्कस करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। फिर बोलता है, साओ इंग, अब तुम जा सकते हो। जिस पर साओ इंग बोलता है, यस मास्टर, और यहाँ से चला जाता है। और सी कियान के साथ जो लेडी और जो ओल्ड मैन बैठे हुए थे उनमें से यह ओल्ड मैन सी कियान से पूछता है, सी कियान, यह आदमी कौन है? और यहाँ इस ओल्ड मैन का नाम बताया जाता है जिसका नाम यून काइजी फुजांग सिया है। वैसे इस ओल्ड मैन का नाम कुछ ज़्यादा ही लंबा है, इसलिए मैं इस ओल्ड मैन को सिर्फ ओल्ड मैन ही कहूँगा। इस ओल्ड मैन को जुआन के बारे में पूछता देखकर सी कियान इस ओल्ड मैन से बोलता है, आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? सी कियान की इस बात को सुनकर जुआन बैठता है और स्माइल करने लगता है। जुआन को स्माइल करते हुए सी कियान और ये ओल्ड मैन देख लेते हैं और ये ओल्ड मैन जुआन को खुद पर हंसता देखकर गुस्सा करने लगता है। जिस पर जुआन खुद को बचाने के लिए अपनी सफाई देते हुए बोलता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी फ़नी चीज़ के बारे में सोच रहा था। जुआन की इस तरह की बात को सुनकर ये ओल्ड मैन गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए जुआन से बोलता है, इतनी बदतमीजी, तुम आज पछताओगे, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। इस ओल्ड मैन को इतने गुस्से में देखकर जुआन घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है, मैंने उस पर हंसकर गलत किया, बट क्या उसे इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह मुझे मारना चाहता है। वह मुझे केवल इसलिए मारना चाहता है क्योंकि मैंने उस पर हंसा। यह थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? फिर सी कियान जुआन से बोलता है, तुम हंसते रहना चाहते थे, लेकिन तुमने खुद को रोक लिया। तुमने अपने दिल की सुनी, लेकिन तुमने अपनी लाइन को क्रॉस नहीं किया। मेरे फ्रेंड, तुम सच में एक जेंटलमैन हो। फिर सी कियान इस ओल्ड मैन से बोलता है, काइजी, एक एल्डर के रूप में आप बहुत ही बुरा बिहेव कर रहे हैं। क्या इस प्रकार का बिहेवियर आपको यंगर जनरेशन के सामने दिखाना चाहिए? जिस पर ये ओल्ड मैन बोलता है, आज मैं पर्सनली आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था, फिर भी आपने किसी बाहरी व्यक्ति को इनवाइट किया है, तो हम में से कौन वास्तव में बदतमीज है? जिस पर सी कियान
ओल्ड मैन से बोलता है, हमें हमेशा लिस्ट को प्रायोरिटी देनी होगी। क्या मैंने सही कहा? आप यहाँ पर एक फेवर के लिए आए हैं, लेकिन जुआन और मेरे बीच एक डील हुई है, तो यह स्वाभाविक है कि मैं उसे आपके सामने रखूंगा। सी कियान की इस तरह की बात को सुनकर जुआन एक अजीब सा फेस बना लेता है और सी कियान को देखते हुए अपने मन में बोलता है, यदि यह एक फैक्ट नहीं होता कि मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ तो मुझे उस पर पूरा विश्वास हो गया होता, क्योंकि यह सी कियान से मेरी पहली मुलाकात है। तुम निश्चित रूप से झूठ बोल सकते हो मेरे फ्रेंड। फिर इस ओल्ड मैन की पोती सी कियान से बोलती है कि सीनियर सी कियान, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वह क्या रीजन है कि जुआन यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं? फिर इस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम होंग ली फुजांग सिया है। होंग ली के इस क्वेश्चन को सुनकर सी कियान थोड़ा शॉक हो जाता है और जुआन की तरफ देखने लगता है, जिस पर जुआन हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ कोरियोग्राफी के पीसेस को मांगने के लिए आया हूँ। मैं हमेशा से सीनियर सी कियान के कोरियोग्राफी को एडमायर करता हूँ। ये सुनकर सी कियान खुश होते हुए जुआन से बोलता है, क्योंकि तुम्हें मेरी कोरियोग्राफी बहुत पसंद है तो मैं तुम्हें ये पीसेस गिफ्ट में दूंगा। ये बोलकर सी कियान अपने स्टोरेज रिंग से बहुत सारे कोरियोग्राफी के पीसेस को बाहर निकाल देता है और सी कियान को ऐसा करते हुए सभी देख रहे होते हैं। इन स्क्रोल्स को देखकर जुआन खुश हो जाता है और यहाँ पर जब ये ओल्ड मैन इन स्क्रोल्स को देखता है तो चिल्लाकर बोलता है, ये तो स्क्रोल्स ऑफ द ट्रूथ है। फिर सी कियान इन सारे स्क्रोल्स को अपने हाथ में लेता है और इन सारे स्क्रोल्स को जुआन को देखकर उससे बोलता है, इन सारे स्क्रोल्स को अच्छे से यूज करना मेरे फ्रेंड। इन सभी स्क्रोल्स को देखकर जुआन की आंखें चमकने लगती हैं और वह बोलता है, क्या ये सभी स्क्रोल्स मेरे लिए हैं? सी कियान को जुआन को सभी स्क्रोल्स को देता देखकर ओल्ड मैन गुस्सा हो जाता है और सी कियान से बोलता है, सी कियान तुम ऐसा जानबूझकर कर रहे हो है ना? जिस पर सी कियान ओल्ड मैन से पूछता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस पर ये ओल्ड मैन जुआन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि यह एक कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि यह ब्रेट इस स्क्रोल को उसी समय पर लेने आया है जब मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये ओल्ड मैन ज़ोर ज़ोर से बोल रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी हेल्थ ख़राब होने लगती है। जिस पर इसकी पोती इस ओल्ड मैन को संभालते हुए उससे पूछती है कि ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? फिर होंग ली सी कियान से बोलती है कि सीनियर सी कियान, मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज़ मेरे ग्रैंडपा को सेव कर लीजिए। केवल स्क्रोल ऑफ द ट्रूथ ही उनकी इंजरी को ठीक कर सकता है और उनकी सोल को एक न्यू फॉर्म दे सकता है। जिस पर सी कियान ओल्ड मैन की ज़्यादा चिंता न करते हुए एक कोल्ड टोन में होंगली से बोलता है, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। सी कियान की इस तरह की बात को सुनकर होंगली रोने लगती है और रोते हुए सी कियान से बोलती है, सीनियर सी कियान, यदि आप मेरे ग्रैंडपा को नहीं बचाते हैं तो वह मर जाएंगे। फिर अपने आँखों पर हाथ रख लेती है और रोते हुए बोलती है, हम लोगों ने इस स्क्रोल के बदले में आपको ट्रू यांग गोल्डन क्रो ऑफर किया है। क्या फूसांग सी का अल्टीमेट ट्रेजर आपके लिए इनफ नहीं है? आप हम लोगों के लिए इतने कठोर क्यों बन रहे हैं? फूसांग सी के ट्रू यांग गोल्डन क्रो का नाम सुनकर जुआन शौक हो जाता है और अपने मन में बोलता है, मेरे यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले फूसांग सी का मैप भी जारी नहीं किया गया था। यह एक अननोन टेरिटरी है जिसके बारे में कोई भी अच्छे से नहीं जानता है और स्माइल करते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर केवल एक्सपीरियंस स्क्रोल के लिए ही आया था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर कुछ बेटर मिल सकता है। फिर इस ओल्ड मैन और होंगली को देखते हुए बोलता है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर होंगली अपने ग्रैंडपा से पूछ रही होती है कि ग्रैंडपा, क्या आप अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं? जिस पर ये ओल्ड मैन बोलता है, चाइल्ड चलो यहाँ से चलते हैं। इवन स्क्रोल ऑफ द ट्रूथ के बिना भी मैं अगले 50 सालों तक जीवित रह सकता हूँ। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फूसांग क्लैन इतनी ईजीली कोलैप्स नहीं होगा। अपने ग्रैंडपा की इस तरह की बात को सुनकर होंगली अपने ग्रैंडपा को ले जाते हुए बोलती है, ग्रैंडपा आपकी इंजरी का क्या होगा? जिस पर ये ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं। इन्हें यहाँ से जाते देखकर जुआन
इनसे बोलता है, सीनियर प्लीज़ ज़रा रुकिए, मैं आपके साथ कोरियोग्राफी के कुछ पीसेस को शेयर कर सकता हूँ। जुआन की इस बात को सुनकर होंगली खुश हो जाती है और जुआन से पूछती है, क्या आप सच बोल रहे हैं? तभी होंगली का ग्रैंडपा उसे रोकते हुए जुआन से बोलता है, आगे बढ़ो और मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर जुआन बहुत ही एटीट्यूड में स्क्रोल को दिखाते हुए बोलता है, मैं आपको ये फ्री में दे सकता था, लेकिन सीनियर आपको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आप मुझे पहले मारना चाहते थे। मेरा दिल भी डर की वजह से कांप रहा था। जुआन को ऐसा बोलते देखकर ये ओल्ड मैन जुआन पर गुस्सा करते हुए बोलता है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे माफ़ी मांगूं? जिस पर जुआन बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैंने सुना कि आप ट्रू यांग गोल्डन क्रो के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा कुछ जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए हम लोग आपके उस ऑफ़र को कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर ओल्ड मैन से पूछता है, आप क्या सोचते हैं सीनियर? जिस पर ओल्ड मैन इस डील के लिए अग्री होते हुए जुआन से बोलता है, तुम एक बहुत ही चालाक लड़के हो। ठीक है, जब तक मुझे स्क्रोल्स मिलते रहेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं इसके लिए क्या पे कर रहा हूँ। ये बोलकर ओल्ड मैन एक गोल्डन पील को बाहर निकालता है। ये गोल्डन पील देखते ही देखते कुछ ही समय में एक गोल्डन क्रो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये सब होता हुआ सीकियान देख रहा होता है। और यहाँ पर इस गोल्डन क्रो को देखकर जुआन खुश हो जाता है और बोलता है, यह तो 3 लेग्ड गोल्डन क्रो है। इसके बाद सीन सीधा चियू विलेज पर शिफ्ट होता है और यहाँ पर यह नहीं बताया जाता कि इन दोनों ने इस डील को कंटिन्यू रखा है कि नहीं। फिर जुआन को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुश होते हुए अपने घर आ रहा होता है और अपने मन में बोलता है, मैंने एक्सपीरियंस रोल पर बहुत ही अच्छा मुनाफा प्राप्त कर लिया है। आज का दिन सच में अच्छा था। यही सब सोचते हुए जुआन जा रहा होता है। तभी जुआन को कुछ याद आता है, जिसे याद करते ही जुआन एक अजीब सी शक्ल बना लेता है और बोलता है, ज़रा रुको, मैं तो लगभग उन दोनों के बारे में भूल ही गया था। उनके बारे में सोचकर जुआन थोड़ा डरने लगता है। फिर खुद को संभालते हुए एक लंबी सी सांस लेता है और खुद से ही बोलता है, कम ऑन, ये दोनों तुम्हारे कलेक्शन का एक हिस्सा है और उनका अफेक्शन लेवल मैक्स से भी ऊपर जा चुका है, इसलिए तुम्हें उनके बारे में ज़रा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर निंग सेंगरों को दिखाया जाता है जो जुआन का इंतज़ार कर रही होती है। तभी जुआन वहाँ पर आ जाता है और निंग सेंगरों की ब्यूटी को देखकर बोलता है, वह सच में इस गेम की 3rd मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन की रैंकिंग को डिजर्व करती है। यहाँ तक कि चियू विलेज के इंसिडेंट ने भी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाला है। डेमोनिक कल्ट के अंडरकवर एजेंट के केस को सोल्व करने के बाद निंग सेंगरोंग वाटर मून क्लैन की मास्टर बन जाएगी। जुआन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी निंग सेंगरोंग की नज़र जुआन पर पड़ती है। जुआन को देखकर निंग सेंगरोंग इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और रोते हुए जुआन से बोलती है, जुआन तुम पिछले 3 सालों से क्या कर रहे हो? तुम्हारी कल्टीवेशन फाउंडेशन लेवल पर रुक चुकी है। तुम पहले आमतौर पर अनियंत्रित हुआ करते थे, लेकिन अभी तुम्हारे हाथ और पांव बन चुके हैं और वह तुम ही थे जिसने मुझे इस वर्ल्ड की ब्यूटी को दिखाया था और मुझे इनकरेज किया मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, जिसकी वजह से अभी मैंने अपने फ्रीडम को प्राप्त कर लिया है। लेकिन तुम अपने शान को खो चुके हो। निंग सेंगरोंग की इन बातों को सुनकर जुआन हैरान हो गया होता है। फिर जुआन निंग सेंगरोंग का नाम लेते हुए बोलता है, निंग सेंगरोंग। इसके बारे में जुआन इतना बोलता ही है, तभी निंग सेंगरोंग दौड़ते हुए आती है और जुआन को बोलती है, इस बार मुझे तुम्हें बचाने वाला बनने दो। फिर निंग सेंगरोंग जुआन को गले से लगा लेती है और जुआन से बोलती है, जुआन मेरे साथ वाटरमून क्लैन में वापस आ जाओ और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को रिस्टोर करने का कोई रास्ता ढूंढ लूँगी और समय के साथ तुम ठीक हो जाओगे। हम दोनों हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रह सकते हैं और हमेशा साथ रह सकते हैं। निंग सेंगरोंग को इतनी रोमांटिक बातें करते हुए देखकर जुआन शर्माने लगता है। फिर निंग सेंगरोंग जुआन से बोलती है, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, चाहे वह मेरा दिल हो या मेरी बॉडी। निंग सेंगरोंग की इस बात को सुनकर जुआन
टोटली शॉक हो जाता है और अपने मन में चिल्लाने लगता है और बोलता है, अट्रैक्शन का यह तापमान, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इसे रिफ्यूज कर सकूं। मैं केवल 19 साल का एक हॉट ब्लडेड यंग मैन हूँ। फिर जुआन निंग रोंग से धीरे से बोलता है, मैं इसे नहीं कर सकता। जिस पर निंग रोंग और भी जोर से जुआन को पकड़ लेती है और जुआन से बोलती है, मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे तुम्हारा बर्डन बांटने दो। फिर जुआन बोलता है, नहीं तुम नहीं जानती। फिर जुआन थोड़ा घबराते हुए बोलता है, वेट, तुम क्या जानती हो? फिर जुआन निंग रोंग के कमर पर हाथ रख कर उससे बोलता है, निंग रोंग रुको और मेरी बात सुनो। उसी समय गुसीन वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, ब्रदर जुआन, मैं आपको ढूंढने आई हूँ। लेकिन जब गुसीन निंग रोंग और जुआन को इस पोजीशन में देखती है तो उसे इतनी जोर का सदमा लगता है कि वह आइस में जम जाती है और उसके हाथ से वह खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है। प्लेट के गिरने की आवाज़ को सुनकर जुआन और निंग रोंग उसकी तरफ देखते हैं, जहाँ पर गुसिन शौक होकर खड़ी होती है। गुसिन को देखकर जुआन घबराते हुए बोलता है, गुसिन, हम लोग केवल इस क्या के जुआन के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे होते हैं और यहाँ पर इस सिचुएशन को देखकर निंग रोंग गुसिन को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है और अपने मन में ही बोलती है कि वे कहती है कि उनके बीच टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, लेकिन जुआन के लिए उसका रिएक्शन एक स्टूडेंट की तरह नहीं है। और यहाँ पर जुआन अपने मन में बोलता है, मैं इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पर गुसीन अपने मन में बोलती है, ठीक है, मैं आपके एक्सप्लेनेशन को सुनूंगी। ब्रदर जुआन, बताइए, मैं सुन रही हूँ। और यहाँ पर गुसीन इमेजिन करती है कि जुआन उसे कैसे एक्सप्लेन करेगा। जुआन उसके फेस पर हाथ रखकर बोलता है, गुसीन, मुझे सुनो, चाहे कुछ भी हो, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। फिर गुसिन बोलती है, मैं जानती हूँ आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे ब्रदर जुआन, लेकिन मैं बस थोड़ी उदास हो गई हूँ, बस थोड़ा ही। और यहाँ पर रियलिटी में जुआन गुसिन से बोलता है, तुम्हें पहले ही मेरे और निंग रोंग के बीच के रिलेशनशिप को हॉल में समझ जाना चाहिए था। जिस पर गुसिन बोलती है, मैं समझती हूँ, मैं केवल कुछ स्नैक्स को लाना चाहती थी। फिर निंग रोंग गुसिन से बोलती है, लिटिल गर्ल, क्या तुम उसे पसंद करती हो? निंग रोंग की इस बात को सुनकर दोनों ही शौक हो जाते हैं। फिर गुसिन बोलती है, मैं बिल्कुल भी उन्हें लाइक नहीं करती हूँ। और अपने मन में ही बोलती है, मैंने बिल्कुल सही कहा, मैं उन्हें लाइक नहीं करती हूँ, बल्कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। फिर निंग रोंग बोलती है, यह तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं तुम्हारे टीचर को पसंद करती हूँ। जिस पर गुसीन मुंह फुलाते हुए बोलती है, तो क्या हुआ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर निंग रोंग बोलती है, अभी मेरे पास आओ और एक अच्छी लड़की की तरह मुझे मैडम लियू कहो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जुआन का पूरा नाम लियू जुन जुआन है और लियू जुआन का सरनेम है, इसीलिए निंग रोंग गुसिन को मैडम लियू बोलने के लिए कह रही है। ये सुनकर गुसिन निंग रोंग पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने और ब्रदर जुआन ने अभी तक शादी नहीं की है, इसलिए मुझे तुम्हें इस तरह से नहीं बुलाना चाहिए। जिस पर निंग रोंग बोलती है, ठीक है, यह कोई सेंस बनाता है। फिर स्माइल करते हुए बोलती है, मगर तुम उसे प्रॉपरली नहीं बुला रही हो, तुम उसे ब्रदर जुआन क्यों बोल रही हो, जबकि वह तुम्हारा टीचर है, तुम्हें उसे टीचर जुआन कह के बुलाना चाहिए। फिर गुसीन रोते हुए कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, टीचर जुआन। ये बोलने के बाद गुसीन वहाँ से रोते हुए भाग जाती है, जिसे देखकर जुआन उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर एक लंबी सी सांस लेते हुए बोलता है, फाइनली यह एंड हुआ। गुसिन के जाने के बाद निंग रोंग जुआन के माथे पर एक फिंगर मारते हुए बोलती है, पिछले 3 सालों में तुम कितनी लड़कियों का दिल जीतने में सफल रहे हो। मैंने सुना कि तुम लगभग 1 महीने पहले यहाँ आए थे, हालांकि तुम सीरियसली इंजर्ड हो गए थे और तुम्हें एक फीमेल मिनिस्टर यहाँ लेकर आई थी, और फिर केवल 1 महीने में ही तुमने एक लिटिल गर्ल को अपने प्यार में गिरा लिया। तुम सच में कुछ तो हो। निंग रोंग की इन बातों को सुनकर जुआन घबराने लगता है और घबराते हुए धीरे से
निंग सेंगरोंग से बोलता है, तुम्हें भी लगभग 1 महीने लगे थे। पूरे 1 महीने तक तुमने अपने चेहरे पर शर्मीले भाव के साथ मुझसे बात की। जुआन की इस बात को सुनकर निंग सेंगरोंग का फेस शर्म से लाल हो जाता है और फिर निंग सेंगरोंग जुआन पर गुस्सा होते हुए बोलती है, यू बास्टर्ड, और फिर जुआन के गले पर काट लेती है, जिसकी वजह से जुआन चिल्लाते हुए बोलता है, निंग सेंगरोंग मुझे छोड़ दो, मैं केवल फाउंडेशन लेवल पर ही हूँ, जबकि तुम पहले ही कोर फॉर्मेशन के लेवल पर पहुँच चुकी हो। मैं तुम्हारी इस बाइट को हैंडल नहीं कर सकता हूँ। फिर निंग सेंगरोंग जुआन को छोड़ देती है और उससे बोलती है, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। फिर निंग सेंगरोंग सीरियस होते हुए अपने आसपास एक साउंड बैरियर बना लेती है। इस साउंड बैरियर को देखकर जुआन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि निंग सेंगरोंग इस बैरियर को क्यों क्रिएट कर रही है। फिर निंग सेंगरोंग खुद ही जुआन से बोलती है, जुआन चलो अभी मुझे बताओ, यूलोंग के साथ उस समय क्या गलत था। वैसे यूलोंग वही है जिसे जुआन ने गुसिन के मैरिज प्रपोजल के दिन किल कर दिया था। फिर जुआन निंग सेंगरोंग को बताता है कि यूलोंग की बॉडी पर डेमोनिक कल्ट का मार्क था। मैं जब यूलोंग के साथ फाइट कर रहा था उसी दौरान मैंने उस डेमोनिक मार्क को उसकी बॉडी पर देख लिया था। डेमोनिक मार्क का नाम सुनकर निंग सेंगरोंग हैरान हो जाती है। फिर जुआन बताता है कि हमारी फाइट के दौरान उसके स्वभाव में थोड़े बहुत चेंजेस आए थे, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल इन चेंजेस का पता नहीं लगा सकते। फिर जुआन अपने मन में बोलता है, यूलोंग मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें एक मिजरेबल एनपीसी बनने के लिए किसने कहा। फिर निंग सेंगरोंग बोलती है, हालांकि यूलोंग एक अच्छा पर्सन नहीं था, लेकिन उसके फादर वाटरमून क्लैन के एक एल्डर हैं। हमारी फैमिलीज एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं। मैंने उससे कभी भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह डेमोनिक कल्ट में शामिल हो जाएगा। फिर जुआन बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उसके बारे में नहीं जानती हो। पिछले कुछ सालों में मैंने डेमोनिक कल्ट के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। जुआन की इस बात को सुनकर निंग सेंगरोंग बोलती है, क्या यह रीजन है कि तुम इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। जिस पर जुआन बोलता है, येस, मैं लकी था कि मुझे बचा लिया गया और मैं वहाँ से बाहर निकलने में सफल रहा। जुआन की इस बात को सुनकर निंग सेंगरोंग जुआन का हाथ पकड़ लेती है और बहुत ही प्यार से जुआन से बोलती है, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुम्हें फिर से कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगी। जिस पर जुआन बोलता है, निंग सेंगरोंग थैंक यू, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए मैं ज़रूर ही बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगा। फिर निंग सेंगरोंग बोलती है, लेकिन यूलोंग तो मर चुका है, वह तुम्हारी हेल्प कैसे करता। जिस पर जुआन निंग सेंगरोंग को बताता है कि केवल यूलोंग ही नहीं है जो वो डेमोनिक कल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, मासू भी डेमोनिक कल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। फिर जुआन अपने मन में बोलता है, संदेह को खुद पर से दूर करने के लिए मासू यूलोंग पर सारा ब्लेम डाल देगा, ताकि ऐसा लगे कि वह डेमोनिक कल्ट में से एक है। उसके ऐसा करने के बाद वाटरमून क्लैन डेमोनिक कल्ट के खिलाफ हाई अलर्ट रहेगा। मासू के डेमोनिक कल्ट के साथ जुड़ने की बात को सुनकर निंग सेंगरोंग बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे सीक्रेटली इसके बारे में अपने फादर को रिपोर्ट करनी होगी और उनसे इस इंसिडेंट में शामिल लोगों की जांच करानी होगी। ये बोलने के बाद निंग सेंगरोंग जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। निंग सेंगरोंग को इस तरह से जाते देखकर जुआन उसकी चिंता करते हुए उससे बोलता है, निंग सेंगरोंग प्लीज़ उन लोगों से केयरफुल रहना, मुझे डर है कि डेमोनिक कल्ट के लोग वाटरमून क्लैन में पहले से ही होंगे, तुम्हें इस तरह से बिना तैयारी के नहीं जाना चाहिए, प्लीज़ रुक जाओ। जुआन को उसकी इतनी फिक्र करते हुए देखकर निंग सेंगरोंग रुक जाती है और फिर पीछे मुड़ती है और जल्दी से आकर जुआन को किस कर लेती है और जुआन से बोलती है, थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और जुआन अपने घर आ गया होता है और दरवाजे को बंद करके वहाँ खड़ा होता है और निंग सेंगरोंग के किसिंग सीन को याद करते हुए अपने फेस को टच करते हुए ब्लश करने लगता है। फिर जुआन टेबल पर बैठ जाता है और अपने सिर को टेबल पर मारते हुए बोलता है, यह सच में रोलर कोस्टर पर सवारी करने जैसा है। जिस समय मैं इस गेम में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था उस समय मुझे एक लिटिल गर्ल को कंफर्ट करना पड़ा और उसके रूम से छुपकर बाहर निकलते समय मैं फू हुआन के हाथों पकड़ा गया। उसके अगले दिन ही मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। मैं एक दिन के अंतराल में 3 डिफरेंट सीन्स में रहा हूँ।
अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं वॉर कर रहा हूँ। फिर जुआन उठता है और ग्लास में टी भरते हुए एक सीरियस सा फेस बनाकर बोलता है, यह तो सिर्फ अभी शुरुआत है। जब से मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ तब से मैं बहुत बिजी रह रहा हूँ। क्या मैं खुद का हरम नहीं बना सकता हूँ और पूरे दिन प्यार में डूबा नहीं रह सकता हूँ? फिर जुआन खुद की ही बेइज्जती करते हुए बोलता है, यह इम्पॉसिबल है। ये बोलकर जुआन टी को एक ही घूंट में पी जाता है। फिर जुआन जाकर बेड पर बैठ जाता है और अपने शूज़ को पाँव से निकाल कर फेंकते हुए बोलता है, ओह यह कितना अननोइंग है। मुझे केवल अपने लेवल अप पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। फिर जुआन अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए बोलता है, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी समय है तो चलो मेरी इन्वेंट्री में मौजूद आइटम्स को देखते हैं। फिर जुआन इन्वेंट्री में मौजूद आइटम्स को देखकर उदास होकर बोलता है, मेरे पास 5 एलेक्जर्स के बोतल हैं, 2 हीलिंग पोशंस है, 2 क्यूआई रिप्लेसिंग पोशंस हैं और एक स्पिरिट पिल है जो मुझे फाउंडेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में मेरी हेल्प करेगा। और कुछ अलग अलग मटेरियल्स भी हैं। मेरी ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें मेरे पास पहले से ही हैं। मैं अब लेवल अप करना शुरू कर सकता हूँ। तभी जुआन इन्वेंट्री में मून मिरर जेट को देखता है और खुश होते हुए बोलता है, यह तो उन 4 मटेरियल्स में से एक है जिसकी ज़रूरत मुझे गोल्डन क्रो के एग को हैच करने के लिए थी। मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह मेरे पास पहले से ही मौजूद होगा। यह तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। फिर जुआन डुए शॉट के मैनुअल और एक लॉन्ग शॉट को देखता है और बोलता है, यह तो गेम के मिनी बॉस यूलों को डिफीट करने का रिवॉर्ड है। और ऐसा लगता है कि मून मिरर जेड एक रैंडम रिवॉर्ड था। मैं कितना लकी हूँ, मेरे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये बोलकर जुआन इस शॉट को ले लेता है और इस शॉट को देखते हुए बोलता है, अब मुझे एक इंडिगो ग्रेड का फ्लाइंग स्टार शॉट मिल चुका है। मैं डेफिनेटली अब यूरोपियन एम्परर के सेम लेवल पर पहुंच चुका हूं और ऐसा लगता है कि मुझे लंबे समय तक मेरे अगले वेपन के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फ्लाइंग स्टार शॉट फाउंडेशन लेवल से कोर फॉर्मेशन तक यूज करने के लिए इनफ होगा। फिर जुआन फ्लाइंग स्टार शॉट को रखते हुए बोलता है, मैं फिर भी अभी अपनी वाइट शॉट का यूज करना कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई सस्पिशियस समझे। वैसे भी अगर मैं शॉट का ज़्यादा यूज करता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट भूल जाऊँगा कि मैं एक आर्चर हूँ। फिर जुआन अपने पहले के स्टेटस को याद करता है जहाँ पर जुआन की प्रोफिशिएंसी में लिखा होता है कि जुआन के पास 6 स्टार एंथेसिस का कलेक्शन है, रैंकिंग में टॉप पर है, कॉम्बैट में भी ब्रिलियंट है और हाई लेवल बॉस को डिफीट करने की एबल है। फिर जुआन इस शॉट के बारे में बताते हुए कहता है कि मैंने इस वेपन को पहले इसलिए रेडी किया था क्योंकि यह वेपन रेयर था। फिर इस शॉट के बारे में बताया जाता है जो एक विशियस मर्डरर स्पिरिट है और इस शॉट का नाम जियाओजोंग शॉट है। और इस शॉट को आप एक बो की तरह समझ सकते हैं। जब आप इस शॉट पर अपने एक फिंगर को मारेंगे तो इस शॉट में से एरो के रूप में एक पावरफुल शॉक वेव निकलेगी। तेज एरो के समान शॉक वेव कानों को छेद देगी और उनके ब्रेन में एंटर कर जाएगी। इनमें तो पहले से ही मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन इस शॉक वेव के कारण वे लोग धीरे धीरे अपने माइंड से अपना कंट्रोल खोने लग जाएंगे और इन द एंड वे लोग पागल हो जाएंगे और फिर वे लोग एक दूसरे पर ही अटैक करना शुरू कर देंगे एंड इन द एंड उन लोगों का ब्रेन फट जाएगा और वे लोग मारे जाएंगे। जुआन इस वेपन के बेनिफिट को देखकर थम्स अप दिखाते हुए बोलता है, यह एक बो है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर जुआन इस शॉट को याद करते हुए बोलता है, मुझे अभी उस शॉट की याद आ रही है। उस शॉट को अभी भी तियान बाओ पवेलियन में होना चाहिए और उस शॉट को एक नॉर्मल शॉट के रूप में माना जा रहा होगा। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट इवेंट के लिए जाऊं, मेरे पास कुछ समय है। इससे पहले कि मैं जाऊं और इस शॉट को प्राप्त करूं, मुझे अपने लेवल को कोर फॉर्मेशन तक बढ़ा लेना चाहिए। ये बोलने के बाद जुआन अपनी इन्वेंट्री को देखते हुए बोलता है, मुझे देखने दो कि मेरे पास और क्या है। और जुआन जैसे ही अपनी इन्वेंट्री में देखता है तो खुश हो जाता है और अपनी चमकती हुई आंखों के साथ बोलता है, 300 स्पिरिट स्टोन्स। फिर गेम की करेंसी के बारे में बताया जाता है कि इस गेम में 4 डिफरेंट टाइप की करेंसी से, पहली कॉपर कॉइन्स, दूसरी सिल्वर इनगोट्स, तीसरी गोल्ड इनगोट्स और चौथी और सबसे पावरफुल स्पिरिट स्टोन्स। फिर बताया जाता है कि कॉपर कॉइन्स और सिल्वर इनगोट्स को मिशन को कंप्लीट करने पर प्राप्त कर सकते हैं और गोल्ड को या तो गेम में खरीदे जा सकते हैं या फिर कॉपर कॉइन्स और सिल्वर इनगोट्स को एक्सचेंज करके प्राप्त कर सकते हैं। 10,000 कॉपर कॉइन्स, 100 सिल्वर
के बराबर होते हैं और 100 सिल्वर 1 गोल्ड के बराबर होता है। इन करेंसीज का कंपैरिजन पुअर प्लेयर्स को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ है। जब तक आप इस गेम में टिके रहते हैं तब तक कुछ भी पॉसिबल है। एडवांस स्पिरिट स्टोन्स को स्पेसिफिक मटेरियल्स का यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके कारण इस करेंसी को एक्सचेंज करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गेम के अगले स्टेज में प्लेयर्स को स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करने के लिए टेरिटरी पर जीत हासिल करने के लिए फोर्स किया जाता है। फिर जुआन बोलता है, देखा जाए तो 300 स्पिरिट स्टोन्स एक ऑर्डिनरी लेवल 1 के प्लेयर के लिए पूरे 1 महीने का आउटपुट है, यानी कि 1 महीने का खर्चा है। ऐसा लगता है यू लोंग ने अपनी अधिकांश बचत को सेव कर लिया था, लेकिन वह इसके साथ क्या करना चाहता था। फिर जुआन दूसरे ही मोमेंट में हंसते हुए बोलता है, वेल ये सभी चीज़ें अब मुझसे बिलोंग करती हैं, मैं अभी काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। फिर बोलता है, ऑल राइट, अब ट्रेनिंग करने का समय है। ये बोलकर जुआन एक स्क्रोल को बाहर निकालता है और यह वही स्क्रोल है जिसे सी कियान ने जुआन को दिया था। फिर जुआन मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है और बोलता है, मैं 5 एलिमेंट के बेसिक थ्योरी के कंटेंट को विजुअलाइज करके इसकी शुरुआत करूंगा। ये बोलकर जुआन 5 एलिमेंट्स को विजुअलाइज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नेचर की एनर्जी जुआन की बॉडी में एंटर करना शुरू कर देती है और यहाँ पर जुआन को कल्टीवेट करते हुए पूरे 1 दिन बीत जाते हैं। फिर जुआन अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पर जुआन अभी कीवा ट्रेनिंग के लेवल 3 पर पहुँच चुका होता है। फिर जुआन उठता है और बोलता है, इससे पहले एक रात में मैं केवल एनर्जी को ही एक्यूमुलेट कर सकता था, लेकिन अभी मैं 2 लेवल अप कर चुका हूँ। इस डबल एक्सपीरियंस स्क्रोल ने सच में वर्क किया है। जुआन ये सब बोल रहा होता है, तभी कोई बाहर से बोलता है, मिस्टर जुआन, मास्टर गु आपसे हॉल में मिलना चाहते हैं। जिसे सुनकर जुआन अपने मन में बोलता है, वह मुझे क्यों ढूंढ रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जुआन एक लेडी सर्वेंट के साथ जा रहा होता है और जाते हुए अपने मन में बोलता है, उस रात में बस कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं अपने सर्वेंट के साथ इस विला का एक गेस्ट हूँ। सच में सेंग में पावर और स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। फिर जुआन जाते हुए फूहुआन को देखता है, जो अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है। फूहुआन को देखकर जुआन अपने मन में ही बोलता है, जब स्टोरी के प्लॉट में फूहुआन की ज़रूरत नहीं होगी तब वह अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करेगी, इस इंतज़ार में कि उसका प्लेयर्स को सेव करने का डेली टास्क ट्रिगर हो जाए। फिर बोलता है, अगर फूहुआन का कंपैरिजन इमोर्टल के साथ किया जाए तो यह उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि वह केवल मार्शल आर्ट में महारत हासिल करके सफल हो पाए। अधिकतर इमोर्टल के पास टैलेंट, अपॉर्चुनिटीज़ और एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, और जहाँ तक मार्शल आर्ट का सवाल है, एक पर्सन को कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यदि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप मार्शल आर्ट को कभी भी सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। यह अफसोस की बात है कि फूहुआन ने अपनी फैमिली की वजह से इमोर्टल बनने के अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। मास्टर गू के इस मीटिंग के बाद मैं मंकी के वाइन का वह जार खोद कर निकालूंगा और उसे फूहुआन को पीने के लिए दूंगा। और जुआन मंकी के वाइन के बारे में बताता है कि मंकी का वाइन एक लेवल 10 का ट्रेजर है। मंकी का वाइन किसी के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव कर सकता है और उसके बॉडी के क्यूआई पाथवेज को ओपन कर सकता है, जिसे मेरिडियन के रूप में भी जाना जाता है। फिर जुआन हॉल में मास्टर गू के पास आ जाता है, जहाँ पर मास्टर गू जुआन को देखकर उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं, मिस्टर जुआन प्लीज़ बैठ जाइए। जिस पर जुआन बैठ जाता है। फिर मास्टर गू अपने दोनों सर्वेंट से बोलते हैं, तुम दोनों जा सकती हो। और यहाँ पर इस एल्डर को कुछ भी समझ में नहीं आया होता है। फिर एल्डर पीछे मुड़कर देखता है। यहाँ पर इस एल्डर को ऐसा लगा होता है कि मास्टर गू ने इसे जाने के लिए कहा है। फिर पीछे खड़ी दोनों सर्वेंट बोलती हैं, यस मास्टर गू। फिर ये दोनों वहाँ से चल जाती हैं। उन दोनों सर्वेंट के जाने के बाद मास्टर गू जुआन से बोलते हैं, जब गू सीन बड़ी हो रही थी तब मैं उसके साथ कुछ ज़्यादा ही नरमी से पेश आया करता था, जिसके कारण मेरे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है और वह अभी एरोगेंट हो गई है। मैं होप करता हूँ कि आप उसकी देखभाल कर सकते हैं। ये सुनकर जुआन मास्टर गू को देखते हुए अपने मन में बोलता है, क्या यह इस तरह से नहीं होना चाहिए था। जहाँ पर मास्टर गू अपनी डॉटर को छोड़ने के लिए मुझे $1 मिलियन का ऑफर देते, लेकिन उनकी इस तरह के एक्शन को देखकर मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि वह इस बात से सहमत हैं। फिर जुआन मास्टर गू से बोलता है, गू सिंह केवल खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने इस तरह का बिहेव किया, और मैं सच बोलूँ तो वह अच्छे बिहेवियर वाली और एक समझदार लड़की है। फिर मास्टर गू थोड़ा सैड होते हुए जुआन से बोलते हैं, मैं होप करता हूँ कि यदि फ्यूचर में चियू विलेज में
कुछ भी होता है तो आप मेरी डॉटर को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। मास्टर गू की इस तरह की बात को सुनकर जुआन हैरान हो जाता है और मास्टर गू से पूछता है, मास्टर गू आपके कहने का क्या मतलब है? जिस पर मास्टर गू घबराते हुए जुआन से पूछते हैं, मिस्टर जुआन क्या आप मैरिज के खिलाफ नहीं हैं? जिस पर जुआन बहुत ही एटीट्यूड के साथ चाय के कप को लेता है और बोलता है, वाटरमैन क्लैन चीवी विलेज को टारगेट कर रहा है क्योंकि वे लोग गू फैमिली के गू ब्लड लाइन को इनहेरिट करना चाहते हैं, यानी कि गू ब्लड लाइन को लेना चाहते हैं। बट क्योंकि मैं गू सिंह का टीचर हूँ तो मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता हूँ कि कोई उसे चोट पहुँचाए। यही रीज़न है कि मैं इस मैरिज के खिलाफ हूँ। जुआन की इस बात को सुनकर मास्टर गू शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, बस इतना ही? फिर मास्टर गू जुआन के सामने नील हो जाते हैं और जुआन से बोलते हैं, मिस्टर जुआन आप मेरी तरफ देखिए, मैं यहाँ तक कि अपनी खुद की डॉटर को भी नहीं समझ पाया और मैं खुद को उसका फादर कहता हूँ। मास्टर गू को अपने सामने झुका देखकर जुआन जल्दी से मास्टर गू को उठाते हुए बोलता है, मास्टर गू आप इस तरह का बिहेवियर क्यों दिखा रहे हैं? यदि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा। आप मुझे क्यों नहीं बताते हैं कि बात क्या है? जुआन के ऐसा कहने पर मास्टर गू उसे बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि वाटरमून क्लैन एग्जैक्टली क्या चाहता है। मैं अपने कनेक्शंस के साथ हेल्प के लिए वाटरमून क्लैन से भी पावरफुल क्लैन से हेल्प मांग सकता था, लेकिन मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूँगा। मिस्टर जुआन क्या आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जिस पर जुआन विदाउट हेजिटेशन के कहता है कि क्योंकि इसके पीछे डेमोनिक कल्ट है। ये सुनकर मास्टर गू टोटली शॉक हो जाते हैं और जुआन से बोलते हैं, तो आप इसके बारे में भी जानते हैं? और यहाँ पर जुआन मास्टर गू के इस तरह के रिएक्शन को देखकर अपने मन में ही बोलता है, तुम सिली ओल्ड फोक्स। फिर जुआन पीछे मुड़ जाता है और मास्टर गू से बोलता है, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं यहाँ पर केवल गू सिंह की हेल्प करने के लिए ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पर डेमोनिक कल्ट के साथ निपटने भी आया हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि डेमोनिक कल्ट के लोग चीव विलेज को टारगेट क्यों कर रहे हैं। उसके बाद भी मैं डेमंस को ख़त्म करने और विलेज को प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करूँगा। ये कहने के बाद अपने मन में ही बोलता है, यदि यह गू सिंह के लिए नहीं होता तो मैं अभी यहाँ से चला जाता, और ऑफ कोर्स यह ब्यूटीफुल निंग सैनोंग के लिए भी है। फिर मास्टर गू जुआन से बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं आपके बारे में सही था और यही एक रीज़न है जिसका यूज मैं निंग सैंगरोंग को शादी तोड़ने में मनाने के लिए कर सकता हूँ। फिर जुआन मास्टर गू को बताता है कि डेमोनिक कल्ट वाटरमैन क्लैन में पहले ही घुसपैठ कर चुका है। यही रीज़न है कि मेरे पास डेमोनिक कल्ट के स्पाई को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। यदि मैं उन्हें नहीं मारता तो शायद उन्हें किसी तरह पता चल जाता कि उन पर किसी को शक हो गया है। हालांकि मैं चीयू विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, बट मैं वाटरमैन क्लैन को भी अपना एनिमी नहीं बनाना चाहता। जुआन की इस कन्वर्जेशन से मास्टर गू को पता चलता है कि यूलोंग डेमोनिक कल्ट का एक स्पाई था। ये पता चलने पर मास्टर गू हैरान हो जाते हैं और जुआन से बोलते हैं, आपके कहने का मतलब है कि यूलोंग एक स्पाई था? जिस पर जुआन ये बोलता है। जुआन के हाँ कहने पर मास्टर गू बोलते हैं, मुझे लगा कि मासू डेमोनिक कल्ट का स्पाई है। ये सुनकर जुआन की फट जाती है और जुआन घबराते हुए अपने मन में ही बोलता है, व्हाट द हेल, वह इसके बारे में कैसे जानता है? फिर मास्टर को बोलते हैं कि मैं समझ गया कि यूलोंग कितना बड़ा स्पाई था, जबकि मासू सबके सामने स्पष्ट रूप से रहा होगा, जबकि यूलोंग बहुत ही बड़ा मूर्ख निकला। इनफैक्ट इस सिचुएशन में किसी पर शक करने की बहुत ही कम संभावना है। ये सुनकर जुआन बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा होता है और अंदर ही अंदर डरते हुए बोलता है, सच में मैं मास्टर गू के सोचने के तरीके को एडमायर करता हूँ। फिर जुआन मास्टर गू से बोलता है, मैं डेमोनिक कल्ट के बारे में कुछ जानता हूँ। यदि हम लोग उसके इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाले स्पाई को पकड़ सके तो हम लोग डेमोनिक कल्ट के कम्युनिकेशन को कट कर सकते हैं, जिससे यहाँ की इन्फॉर्मेशन डेमोनिक कल्ट तक नहीं पहुंच पाएगी। जिस पर मास्टर गू बोलते हैं, यह काम इतना भी इजी नहीं है। मैंने सुना है कि डेमोनिक कल्ट आमतौर पर ऐसे काम को करने के लिए किसी हाई लेवल के पर्सन को भेजता है। फिर मास्टर गू सैड होते हुए जुआन से बोलते हैं, यदि वह दिन कभी आए तो प्लीज़ आप गू सिंह को यहाँ से लेकर चले जाइएगा। इसे बस एक ओल्ड मैन की सेल्फिश रिक्वेस्ट समझिए।
मुझे अपनी बेटी की पसंद पर पूरा विश्वास है। आपको वह पर्सन होना चाहिए जिसे वह अपनी लाइफ सौंप सके। गू सिंह के फादर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुआन मास्टर गू को देखते हुए अपने मन में बोलता है, जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ ऐसा लगता है कि मास्टर गू अपनी बुद्धि के अंतिम चरण पर है। उनका एकमात्र रिक्वेस्ट मुझसे केवल यही था कि मैं गू सिंह को यहाँ से दूर लेकर चला जाऊँ। ऐसा लगता है कि उनका सबसे बड़ा प्लान यही है कि वह जुआनों के हिडन ट्रेजर से गू फैमिली के डिसेंडेंट्स को पूरी तरह से दूर कर दे। आफ्टर ऑल जुआनों के हिडन ट्रेजर को केवल गू फैमिली के डिसेंडेंट्स ही ओपन कर सकते हैं। इतनी सारी कन्वर्जेशन को करने के बाद जुआन वहाँ से बाहर आ गया होता है और जाते हुए यही सोच रहा होता है कि सडनली डेमोनिक कल्ट किसी हाई रैंक के पर्सन को क्यों भेज रहा है। मैंने इससे पहले इस आर्क को कभी नहीं खेला है और यह विलेज के शुरुआती प्लॉट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और ऐसा लगता है कि यह बटरफ्लाई इफेक्ट है। ये सब सोचकर जुआन का दिमाग खराब हो जाता है और जुआन चिल्लाते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अभी सब कुछ बदल चुका है और यहाँ पर मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। फिर जुआन शांति से नीचे बैठ जाता है और बोलता है, जो कुछ भी हो, यदि सेंटेंस पी हुआन लुओ यहाँ आती भी है तो मैं उससे नहीं डरूंगा। फिर जुआन खुद की ही डींगे हाँकते हुए बोलता है, मैं गॉड लेवल का एक डिग्निफाइड प्लेयर हूँ और मैं पूरे जोंगजू में घूम चुका हूँ और मैं मेरे होम टाउन की तरह इस प्लेस से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हूँ, इसलिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलने के बाद जुआन यहाँ से दौड़कर जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, तो ठीक है, चलो टाइगर फैंग माउंटेन पर चलते हैं और सबसे पहले मंकी के वाइन को लेते हैं, शायद वहाँ पर मुझे कुछ यूजफुल मिल जाए। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जुआन टाइगर फैंग माउंटेन पर आ गया होता है और आसपास देखते हुए बोलता है कि मुझे याद है टाइगर फैंग माउंटेन जीजेंग टाउन के वेस्ट में है। ये बोलकर जुआन आसपास देखने लगता है जहाँ पर जुआन को कुछ मंकी दिखाई देते हैं और वह ट्री दिखाई देती है जहाँ पर जुआन ने वह वाइन रखी थी। वाइन की लोकेशन का पता चलने के बाद जुआन जैसे ही वाइन को लेने के लिए वहाँ पर जाता है तभी एक मंकी जुआन पर अटैक कर देता है। जुआन भी उससे बचने के लिए उस मंकी पर एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से उस मंकी की बॉडी पर एक कट लग जाता है, जिसकी वजह से वो मंकी पेड़ की एक टहनी पर जाकर बैठ जाता है। इस मंकी को देखकर जुआन बोलता है कि यह तो एक साइकिक मंकी है। मंकी की बॉडी पर कट लगने की वजह से मंकी बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इस मंकी को देखकर जुआन हंसते हुए बोलता है कि अब मुझसे ऐसा मत कहना कि मैं एक मंकी को भी डिफीट नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर जुआन मंकी पर एक पांच अटैक कर देता है जिसका नाम 10 माइल स्मोक वेव है। फिर ये स्मोक मंकी के चारों तरफ फैल जाता है। उसके बाद एक स्वॉर्ड का स्लैश आकर मंकी के एक हाथ पर लगता है जिसकी वजह से मंकी का एक हाथ कटकर नीचे गिर जाता है और मंकी जुआन के पाँव को देखकर यहाँ से भाग जाता है। इस मंकी को इस तरह से भागते देखकर जुआन भी थोड़ा हैरान होता है। तभी ये मंकी अपने बाकी के साथियों को बुलाकर आ जाता है। मंकी के इतने बड़े झुंड को देखकर जुआन डर जाता है और अपने मन में ही बोलता है, ओह सीट, मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पर आसपास बंदरों का एक बड़ा सा झुंड है। फिर ये सारे बंदर जुआन पर अटैक कर देते हैं और जुआन इनसे बचने के लिए भागने लगता है और भागते हुए इन बंदरों से बोलता है, ठीक है, तुम जीत गए। इसी तरह बंदरों से बचते हुए एक पत्थर के पीछे छिप जाता है और बोलता है, मैंने फाइनली उन बंदरों से अपना पीछा छुड़ा लिया। फिर बोलता है, जिस तरह मैं अभी गिव अप कर रहा हूँ, इससे पहले मैं अपनी एक ही स्ट्राइक में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारने में सक्षम था, लेकिन वह करना अभी मेरे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं अभी खुद ही गेम के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ और मैं अभी एक ही समय में अटैक करके आगे नहीं बढ़ सकता। एनीवे, मैं भी कहाँ हूँ, मुझे ये मत बोलना कि मैं खो गया हूँ। यदि मैं माउंटेन्स में खो जाता हूँ और भूख की वजह से मारा जाता हूँ तो यह सच में कितना फनी होगा। ये सब बोलने के बाद जुआन आगे बढ़ने लगता है जहाँ पर जुआन को झाड़ियों के पीछे एक पत्थर दिखाई देता है। फिर जुआन उस पत्थर के पास जाता है और पत्थर के आगे से जुआन झाड़ियों को जैसे हटाता है तो उस पत्थर पर चेन ड्रैगन पॉन्ड लिखा होता है, जिसे पढ़ने के बाद जुआन इस पॉन्ड के पास आकर खड़ा हो जाता है और इस पॉन्ड को देखते हुए बोलता है, चेन ड्रैगन पॉन्ड, क्या यह ड्रैगन से रिलेटेड हो सकता है जिसे इस कोड पुल के अंदर सील करके रखा गया हो। फिर जुआन थोड़ा सोचते हुए बोलता है, ऐसा भी हो सकता है कि पानी के नीचे किसी इविल फोर्स को सील करके रखा गया हो। खैर, भाग्य हमेशा साहसी लोगों का साथ देता है, इसलिए मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए। मैं केवल देखूंगा, उसे टच नहीं करूंगा। ये बोलकर जुआन खुद पर
वाटर रिपेल नाम का एक स्पेल कास्ट करता है। इस स्पेल को खुद पर कास्ट करने के बाद जुआन सीधा पानी में छलांग लगा देता है। पॉन्ड के अंदर आने के बाद जुआन जब इन चैनों को देखता है तो कहता है कि इन चैनों को देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर सच में एक ड्रैगन को चैन से सील किया गया है। यहाँ तक कि केवल चैन ही आधे मीटर चौड़े हैं। इन चैनों की चौड़ाई देखकर ऐसा लगता है कि यह ड्रैगन बहुत ही बड़ा होना चाहिए। वैसे यह रूइन थोड़ा फेमिलियर लगता है। मुझे लगता है कि मैंने इसे फोरम पर एक एनालिसिस पोस्ट पर देखा था। तभी जुआन को याद आता है और जुआन बोलता है, मुझे अब याद आया, पोस्ट में इस रूइन के बारे में बात कर रहे थे। और फिर कुछ समय बाद यह एक गाइड में बदल गया। यह वही डंजन होना चाहिए जिसके बारे में वॉक थ्रू बात कर रहा था। यह न्यू बीस के लिए बनाया गया केवल लेवल 20 का डंजन नहीं है, बल्कि यह लेवल 50 का डंजन है। यहाँ तक कि गॉड लेवल प्लेयर्स के लिए भी इसे मिड रैंक का डंजन माना जाता है। अगर मैं बिना टीम के यहाँ पर आ गया तो मैं मारा जाऊँगा, भले ही मैंने वॉक थ्रू पढ़ लिया हो। इस डंजन के रियल रैंक का पता चलने पर जुआन की फट जाती है और जुआन एक अजीब सी शक्ल बना लेता है। फिर बोलता है, मुझे लगता है बेहतर होगा कि मैं वापस लौट जाऊं और इसके बजाय मैं बंदरों के उस ग्रुप से फाइट करूं। ये बोलने के बाद जुआन जैसे ही जाने वाला होता है तभी जुआन की बॉडी पर लगे साइकिक मंक का ब्लड उसके चारों तरफ फैल जाता है। इस ब्लड को देखने के बाद जुआन कहता है कि यह तो फर्स्ट एलिमेंट है जिसकी ज़रूरत डंजन को ओपन करने के लिए होती है। ये बोलने के बाद जुआन घबराने लगता है। तभी जुआन के सामने वह ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखने के बाद जुआन घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, यह तो बिजोंग सरपेंट है, इस कोल्ड पूल में सील किया हुआ मॉन्स्टर। इस ड्रैगन को एंशिएंट टाइम में इसी कोल्ड पूल के नीचे सील किया गया था। इतने सालों बाद यह सील कमज़ोर हो गई होगी और साथ ही ब्लड की स्मेल ने उसका ध्यान इधर खींच लिया होगा। फिर जुआन एक फनी सा फेस बनाकर अपने मन में ही बोलता है, क्या इस बॉस को लोड करने के लिए अधिक समय की ज़रूरत है? वैसे क्या यह थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं है? तब ये ड्रैगन जुआन को देखते हुए बोलता है, हे मोर्टल, तुम थोड़ा स्पेशल हो। ये सुनकर जुआन ड्रैगन के चैन को देखता है और अपने मन में ही बोलता है, चैन अभी भी उसे जकड़े हुए है। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। इस डेमन ड्रैगन को अभी ब्लड की ज़रूरत है और ब्लड के बिना यह खुद से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए यह बाहर जाने के लिए मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं इसे अपना ब्लड दे दूं और यह इस सील से आज़ाद हो जाए। फिर जुआन बहुत ही कूल बनते हुए इस ड्रैगन से बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैं स्पेशल हूँ, खासकर मैं हैंडसम हूँ। मेरी तारीफ़ करने के लिए थैंक यू, गुड बाय। ये बोलने के बाद जुआन जल्दी से यहाँ से जाने लगता है। जुआन को जाते देखकर ये ड्रैगन जुआन से बोलता है, तुम दूसरे वर्ल्ड से हो, क्या मैंने सही कहा? और इसी बात से इस ड्रैगन के पावर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रैगन कितना पावरफुल है, जिसने जुआन को केवल एक बार देखने पर ही बता दिया कि जुआन इस वर्ल्ड का नहीं है। लेकिन जुआन इस ड्रैगन की बात को सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है और नॉर्मली बिहेव करते हुए इस ड्रैगन से बोलता है, नहीं, मेरा जन्म और पालन पोषण सेंगयांग में ही हुआ है। ये बोलकर जुआन और भी तेज़ी से यहाँ से जाने लगता है। फिर ये ड्रैगन जुआन को पावर का लालच देता है ताकि जुआन उसकी बातों में फंस जाए। लेकिन जुआन उसकी बातों में नहीं आता है और इस ड्रैगन से बोलता है, गो टू हेल। फिर बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम मुझे मना सको कि मैं तुम्हें यहाँ से फ्री कर दूँ। क्या मैंने सही कहा? और फिर जब मैं तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लूँगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और मैं मारा जाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। फिर जुआन अपने मन में ही बोलता है, यह ड्रैगन लोगों को कंफ्यूज करने में सच में बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक मैं इसे इग्नोर करता रहूँगा तब तक मैं ठीक रहूँगा। ये बोलकर जुआन और भी तेज़ी से ऊपर जाने लगता है। जुआन को जाते देखकर ये ड्रैगन जुआन से बोलता है, क्या तुम जानते हो कि तुम सच में क्या चाहते हो? तुम दूसरों के इमोशंस, प्यार, नफरत और उनके बीच के हर इमोशन के साथ खेलना पसंद करते हो। तुम इन चीज़ों को उस अंधे आदमी की तरह एंजॉय करते हो जो प्रकाश की तलाश में है, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे पास खुद नहीं है। लेकिन जुआन इसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता है और अपना पूरा फोकस यहाँ से बाहर निकलने पर ही रखता है। फिर ड्रैगन दोबारा से बोलता है, तुम यहाँ पर वापस लौट कर जरूर आओगे, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। फिर हम जुआन को देखते हैं जो इस कोल्ड पूल से बाहर आ जाता है और जुआन जैसे ही इस कोल्ड पूल से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए अपने हाथों को एक पत्थर पर रखता है, तभी उसी पत्थर से जुआन की एक फिंगर कट जाती है। फिर जुआन अपने हाथ को देखते हुए बोलता है,
कुछ तो गलत है, मैं इतना इरिटेट क्यों हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि वह मेरे माइंड को कुछ हद तक मैनिपुलेट करने में कामयाब हो गया था। मुझे लगता है कि यही लेवल 50 के बॉस की पावर है। फिर जुआन यहाँ से जाते हुए बोलता है, मुझे जाकर उन बंदरों से निपटना चाहिए क्योंकि मंकी वाइन एक अच्छी चीज़ है। जुआन के जाने के बाद उस पत्थर को दिखाया जाता है जहाँ पर जुआन का एक फिंगर कटा था। उस पत्थर पर जुआन के कुछ ब्लड लगे हुए थे। फिर वहाँ से जुआन का एक ब्लड ड्रॉप पानी के अंदर गिर जाता है। इसके आगे का कोई भी सीन नहीं दिखाया जाता है। शायद ऐसा हो सकता है कि ये ड्रैगन उस कोल्ड पुल से आज़ाद हो गया हो क्योंकि उसे सील तोड़ने के लिए जुआन के ब्लड की ज़रूरत थी जो उसे मिल गया है। फिर सीन सीधा चीयू विलेज का दिखाया जाता है जहाँ पर जुआन अपने बेड पर लेटा होता है और बोलता है, उन पागल बंदरों को हराना सच में डिफ़िकल्ट था और ऊपर से मेरा लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम है। मेरे लिए बेहतर हुआ कि मैं प्रैक्टिस करना कंटिन्यू रखूं। इतना बोलने के बाद जुआन स्टोल को लेकर अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तभी सडनली कोई जुआन को बुलाते हुए कहता है कि ब्रदर जुआन। इतना सुनने के बाद जुआन जब मुड़कर देखता है तो विंडो के पास गुसिन होती है जिसके हाथों में खाने के लिए कुछ होता है जो गुसिन जुआन के लिए लाई होती है। गुसिन को देखकर जुआन अपने मन में ही बोलता है, यह तो गुसिन है, और थोड़ा खुश भी होता है। फिर गुसिन जैसे ही विंडो से अंदर आने की कोशिश करती है तभी वह विंडो में फंस जाती है जिसकी वजह से गुसिन को शायद थोड़ी तकलीफ होती है और गुसिन बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, ब्रदर जुआन मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। ये सुनकर जुआन उसे वहाँ से निकालने के लिए जाता है और गुसिन से पूछता है, तुम्हें मेन एंट्रेंस का यूज करके यहाँ पर आना चाहिए था, तो फिर तुम इतनी परेशानी उठाकर विंडो से क्यों आ रही हो। जिस पर गुसिन रिप्लाई में बोलती है, ब्रदर जुआन क्या आप हमेशा मेरे रूम में विंडो से नहीं आते थे। ये सुनकर जुआन के होश उड़ जाते हैं। फिर जुआन बोलता है, वह थोड़ा डिफरेंट है। एनीवे वह चीज़ अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले ही काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिस पर गुसिन बहुत ही प्यार से रेड बीन केक को आगे करते हुए बोलती है, मैं पूरे दिन रेड बीन केक को बनाना सीख रही थी और यहाँ पर मैं यह आपको देने के लिए आई हूँ। गुसिन के इस तरह की मासूमियत को देखकर जुआन बहुत ही प्यार से बोलता है, मैं तुम्हारा क्या करूं। फिर गुसिन के हाथों से प्लेट को लेकर टेबल पर रख देता है जिसे देखकर गुसिन साय फील करते हुए जुआन से बोलती है, ब्रदर जुआन शेफ ने मुझे ये रेड बीन केक बनाना सिखाया है। जब यह रेड बीन केक ठंडा हो जाएगा तो यह उतना डिलीशियस नहीं लगेगा। जिस पर जुआन गुसिन के हाथों को पकड़ लेता है और अपने सिर को गुसिन के सिर से टच करके बहुत ही रोमांटिक वे में बोलता है, गुसिन जब तक तुम इसे मेरे लिए बनाती हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यह ठंडा या गर्म, ये मेरे लिए तब भी डिलीशियस रहेगा। फिर जुआन गुसिन को गले लगा लेता है और अपने मन में बोलता है, क्योंकि मैं दूसरे लोगों के माइंड को नहीं पढ़ सकता हूँ और मुझे यह भी डर है कि मेरे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने गेम के अंदर एक गेम स्ट्रेटजी के साथ जाने का फैसला किया जो तब तक फ़ायदेमंद रहेगा जब तक मैं हार्डवर्क करूँगा। फिर जुआन गुसिन के स्टेटस विंडो को देखता है और बोलता है, जबकि उसका अफेक्शन लेवल मैक्स से भी ऊपर जा चुका है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर गुसिन का अफेक्शन लेवल लाइफ लॉन्ग कॉम्पेनियंस का होता है। फिर गुसिन जुआन से बोलती है, ब्रदर जुआन क्या मेरे फादर आपको ढूंढ रहे थे। ये सुनकर जुआन अपने मन में बोलता है, यह बेहतर हुआ कि मैं उससे एक सफ़ेद झूठ बोल दूँ क्योंकि मैं उसे डराना नहीं चाहता हूँ। जिस पर गुसिन जुआन से पूछती है, तो आपसे मिलने के बाद फादर ने आपसे क्या कहा। फिर जुआन रिप्लाई देते हुए कहता है कि मास्टर गू हम दोनों के बारे में जानते हैं, उनको हमारे रिलेशन से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, इवन वह तो हम दोनों को इसके लिए सपोर्ट करते हैं। ये सुनकर गुसिन बहुत खुश हो जाती है और फिर जुआन को गले लगाकर जुआन से बोलती है, ब्रदर जुआन जबकि फादर को हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता है और इससे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम लोग शादी कब करेंगे। ये सुनकर जुआन हंसने लगता है और अपने मन में ही बोलता है, यह लिटिल गर्ल सच में शादी करने के लिए कितनी ऑब्सेस्ड है। फिर जुआन गुसिन से बोलता है, तब तक वेट करो जब तक कि मैं वाटरमून क्लेम से छुटकारा नहीं पा लेता हूँ, ठीक है। जिस पर गुसिन हंसते हुए बोलती है, ऑल राइट ब्रदर जुआन आप सबसे बेस्ट है। फिर गुसिन अपने आंखों पर हाथ रखकर बोलती है, मुझे यकीन है आप जल्द ही मुझसे शादी करेंगे, वैसे अब मुझे बहुत नींद आ रही है। ये बोलकर गुसिन जुआन की छाती पर सिर रख के सो जाती है। फिर जुआन गुसिन को अपने गोद में उठा लेता है और गुसिन को देखते हुए अपने मन में बोलता है,
यहाँ आने के लिए उसे आधी रात तक जगना पड़ा होगा ताकि वह गार्ड से बचकर यहाँ आ सके। फिर बोलता है, चलो पहले तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। उसके बाद गुसिन को उसके रूम में ले जाने के लिए जाने लगता है। गुसिन के रूम में जाने के बाद जुआन गुसिन को सुलाकर जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है तभी गुसिन जग जाती है और बोलती है, ब्रदर जुआन। जिस पर जुआन रिप्लाई देते हुए बोलता है, सो जाओ, मैं तब तक वेट करूँगा जब तक कि तुम सो नहीं जाती हो। तुम्हारे सोने के बाद ही मैं जाऊँगा। जुआन की इस बात को सुनकर गुसिन साइकिल करते हुए अपने फेस को ढक लेती है और बोलती है, ठीक है। फिर जुआन गुसिन के बिस्तर पर बैठ जाता है और गुसिन का हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से गुसिन और भी साई फील करने लगती है। फिर जुआन गुसिन से पूछता है, क्या तुम इमोर्टल बनना चाहती हो? जुआन की इस बात को सुनकर गुसिन थोड़ा हैरान होती है। फिर जुआन कहता है, यह कहना कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ यह केवल हमारे रिलेशन को कवर अप करने के लिए नहीं था और तुम्हारे पास एक ग्रेट इमोर्टल बनने का पोटेंशियल है। मैं होप करता हूँ कि तुम मेरे साथ रहोगी और हम साथ मिलकर नई ऊंचाइयों तक पहुँच सकेंगे। यदि तुम इसे सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें कुछ फायर टाइप टेक्निक्स को सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसे सीखने के लिए 100% श्योर होना होगा। एक बार जब तुम इस रास्ते पर चलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा दोगी उसके बाद तुम्हारा सामना कई डिफ़िकल्टीज और रिग्रेट से होगा। इसके बाद सीन सीधा वाटरमैन क्लैन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर कोई पर्सन एक लेडी के सामने ज़मीन पर झुका होता है और इस लेडी से कुछ बोलता है जो हमें नहीं बताया गया है। फिर इस लेडी का नाम बताया जाता है जिसका नाम पी हुआन लुओ है और यह लुओ टियान की सेंटेंस है। और जहाँ तक आपको याद होगा तो पिछले एपिसोड में जुआन पी हुआन लुओ के बारे में ही बात कर रहा था कि वह इससे नहीं डरता है। फिर पी हुआन लुओ एक स्केरी सा लुक देते हुए जुआन का नाम लेती है और शायद ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन पी हुआन लुओ के सामने झुका हुआ था वह पर्सन जुआन के बारे में ही पी हुआन लुओ को बता रहा था। फिर सीन वापस से चियू विलेज पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जुआन गुसिन के सोने के बाद वापस जा रहा होता है। तभी जुआन फू हुआन को देखता है और अपने मन में ही बोलता है, पहले ही बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है तो फिर वह इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। तभी जुआन कुछ देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ पर जुआन ने फू हुआन का अफेक्शन लेवल देखा होता है, जिसकी वजह से जुआन हैरान हो गया होता है, क्योंकि फू हुआन का अफेक्शन लेवल एटर्नल लव तक पहुंच गया होता है। जिसे देखने के बाद जुआन अपने मन में ही बोलता है उसका अफेक्शन लेवल इंक्रीज हो चुका है। लेकिन यह कब हुआ? फिर फू हुआन भी जुआन को नोटिस कर लेती है और अपने मन में बोलती है वह यहाँ पर क्यों है। फिर फू हुआन का ध्यान उसके पाँव पर जाता है, क्योंकि जुआन ऊपर देख रहा था तो फू हुआन को लगता है कि जुआन उसके पाँव को देख रहा है। फिर फू हुआन साइकिल करते हुए अपने पाँव को छिपाने लगती है और शांत होने का दिखावा करते हुए जुआन से पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों हो? फू हुआन के इस तरह के बिहेवियर को देखकर जुआन स्माइल करने लगता है। फिर जुआन अपनी फास्ट स्पीड का यूज करके सडनली फू हुआन के पास आ जाता है, जिसकी वजह से फू हुआन जुआन को सडनली अपने पास देखकर हैरान हो जाती है। फिर जुआन फू हुआन के पास बैठ जाता है और फिर फू हुआन से बोलता है, मैं गुसिन को उसके रूम में वापस भेजने गया था और अभी अभी वापस आया हूँ। जिस पर फू हुआन जुआन से बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, मैं समझ गई। और अपने मन में बोलती है, मैं उससे बस यह पूछने वाली थी कि गुसिन का टीचर होने के नाते वह उसके रूम में क्यों गया था, लेकिन इसने कैजुअली उसके बारे में पहले ही बता दिया। फिर जुआन आसमान की तरफ देखते हुए फू हुआन से पूछता है, क्या तुम्हें घर की याद आती है? जिस पर फू हुआन बोलती है, हाँ थोड़ी आती है। फिर फू हुआन सैड हो जाती है और बोलती है, मैं वंडर हूँ कि क्या इस साल घर पर अच्छी फसल उगी होगी, क्या मेरे पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी होगी। वे केवल एक ऑर्डिनरी लोग हैं। अब जबकि वे लोग बूढ़े हो रहे हैं तो मुझे आशा है कि वे लोग अपने आखिरी दिनों को अच्छे से जी रहे होंगे। फिर जुआन फू हुआन से बोलता है, चियू विलेज द्वारा दिए गए रिवॉर्ड्स उनकी हेल्प के लिए इनफ से भी अधिक होने चाहिए, इसलिए वे लोग अभी ठीक होंगे। जिस पर फू हुआन जुआन को बताती है कि चियू विलेज द्वारा दिए गए रिवॉर्ड्स को इसके पेरेंट्स ने लेने से इनकार कर दिया। फिर फू हुआन जुआन को बताती है कि मेरे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस और मेरे ऑक्यूपेशन के कारण मेरे पेरेंट्स ने मुझे अस्वीकार कर दिया, यानी कि उन्होंने मुझे अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैंने उनका दिया हुआ नाम छोड़ दिया और अपना नाम
फुहुआन रख लिया। उसके बाद उन्हें एक लड़का हुआ। कुछ साल पहले मैं सीक्रेटली उनसे मिलने के लिए वापस गई थी, तो मुझे पता चला कि मेरा छोटा भाई एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। मुझे यकीन है कि वह फ्यूचर में एक बड़ा आदमी बनेगा। ये सुनकर जुआन बोलता है, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे यंगर ब्रदर पर प्राउड फील होता होगा, है ना? जिस पर फुहुआन जुआन से बोलती है, वे लोग सच में मेरे यंगर ब्रदर के साथ बहुत खुश है। जब तक वे लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। फिर फुहुआन जुआन से पूछती है, तुम्हारे बारे में क्या? तुम मुश्किल से ही अपने बारे में बात करते हो। जिस पर जुआन बोलता है, मैं केवल एक साधारण आदमी हूँ। फिर जुआन एक फनी सा फेस बनाकर अपने हाथों को फुहुआन की तरफ करके बोलता है, मेरे पास पावर नहीं है और नहीं मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहा। उन्होंने मेरी हर बात पर विश्वास कर लिया। ये कितना इम्प्रेसिव है। जुआन की इस तरह की एक्टिंग को देखकर फुहुआन उसे एक फनी सा फेस बनाकर देखने लगती है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर एंड होता है।